1827 में जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाले करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशनशिप बताया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव किया और इसे ही हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम ओम्स लॉ के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस क्या होता है और उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जॉर्ज साइमन ओम ने किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाले करंट और उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशनशिप बताया। ये रिलेशनशिप उन्होंने क्या बताया एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाला जो करंट है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम शॉर्टली इसको लिखें तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, V हो गया यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, करंट हो गया आपका I। लेकिन कब होता है, अगर हम फिजिकल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट मान लें। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर, मतलब अगर हम एक वायर ले लें, ठीक है, जैसे एक कंडक्टिंग वायर ले लें, इस वायर में जो करंट का फ्लो हो रहा होगा, मान लो यहाँ पे I वायर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है। तो उस केस में जो V होगा वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। यही ओम्स लॉ है। ओके, इस चीज़ को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं कि जो V है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रिक सर्किट लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम कंडक्टिंग वायर लेंगे, यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस लेना है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो आप लेंगे वो नाइक्रोम लेंगे, यहाँ पे आप नाइक्रोम ले सकते हैं। ठीक है, नाइक्रोम की एक वायर ले सकते हैं। नाइक्रोम क्या होता है स्टूडेंट्स, नाइक्रोम एक एलॉय होता है जो कि आयरन, मैंगनीज, क्रोमियम और निकल, इन चारों का एलॉय होता है। ठीक है, ये आपकी कंडक्टिंग वायर हो गई। ठीक, और यहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टामीटर ले लेंगे और करंट मेजर करने के लिए अमीटर। तो सबसे पहले हम एक सेल से इस इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट करेंगे और अमीटर की मदद से यहाँ पर हम करंट मेजर करेंगे। ठीक है, और वोल्टामीटर की हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। और यहाँ पर हम एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, उस टेबल के अंदर हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ सेल्स, यानी कितने हमने सेल्स लिए, V कितना आया, I कितना आया, और V अपॉन I यानी V और I दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जब हम एक सेल लेते हैं तो यहाँ पर V की रीडिंग मेजर करेंगे, I की रीडिंग मेजर करेंगे और V अपॉन I की रीडिंग मेजर करेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ सेल्स को इंक्रीज़ कर देंगे। एक की जगह पर हम 2 सेल्स ले लेंगे। ठीक है, देखिए, जब हम सेल्स की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है यानी कि V इंक्रीज़ होता चला जाएगा। जब V इंक्रीज़ होगा तो I भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा। V अपॉन I वही आएगा जो पहले केस में आया था। और इस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट को 3 सेल या 4 सेल के साथ आप करके देखेंगे। ऑलवेज़ आप देखेंगे जो VI की वैल्यू है वो हमेशा एक कांस्टेंट आती है। और अगर आप इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं तो V और I का जो ग्राफ बनता है वो ऑलवेज़ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, यानी इसका मतलब कि VI का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि V हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ये प्रूव हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम इसके बारे में और आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर हम यहाँ से ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको रिमूव करते हैं तो ये हो जाता है V इक्वल IR। R क्या है यहाँ पर, R इज़ अ रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, it is the property of conductor it is the property of conductor to resist the flow of charges, to resist the flow of charges। देखिए एनसीईआरटी में हमें डेफिनेशन लिख के दी गई है, resist to flow of charges through it। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ठीक, और इस कंडक्टर के थ्रू ये करंट का फ्लो हो रहा है।
ठीक है। सपोज इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट हमेशा क्या जाता है, प्लस पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। अब इस करंट के फ्लो को वह प्रॉपर्टी या वह कोई भी प्रॉपर्टी कह सकते हैं किसी भी कंडक्टर की, या कोई भी वह क्वांटिटी या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो इस करंट के फ्लो को रोकती है, वही क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो वो हमेशा इसके अपोजिट काम करेगी। तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को क्या करती है, रेजिस्ट करती है, यानी करंट के फ्लो को होने से रोकती है ना। यहाँ पर देखो चार्जेज लिखा हुआ है, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेज, तो चार्ज का फ्लो होता है तभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, ठीक है। इसको हम, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, वो जो होती है वो ओम होती है, और इसे हम ओमेगा साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसे हम ओम पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है, ठीक है। इसको अगर आप इस तरह से रीअरेंज करें, जैसे V इक्वल क्या लिखा हुआ है, IR लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका I इक्वल क्या हो जाएगा, V/R, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर आप रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट हाफ हो जाएगा, अगर आप रेजिस्टेंस को 2 टाइम करेंगे, ठीक है, अगर आप रेजिस्टेंस को डबल करेंगे 2 टाइम करेंगे करंट हाफ हो जाएगा, अगर आप रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे तो करंट डबल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक सर्किट में ये 2-3 डिवाइस के बारे में आपको आएगा यहाँ पर, जैसे कि रियोस्टेट क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हमें कभी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को रेगुलेट करना होता है बिना पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्टर्ब किए, तो बिना पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्टर्ब किए करंट को रेगुलेट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके अलावा रियोस्टेट यूज किया जाता है, ठीक है। तो रियोस्टेट वह डिवाइस होता है जो रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम रेजिस्टेंस चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए रियोस्टेट का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आ गई, रियोस्टेट जो होता है वो रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के अमाउंट को बिना पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्टर्ब किए यूज किया जाता है। ओके, हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे। ये जो रेजिस्टेंस है इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको 4 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। 4 फैक्टर कौन कौन से करते हैं। सबसे पहला होता है लेंथ ऑफ वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो रेजिस्टेंस होता है वो वायर के किसी भी लेंथ, जो वायर की लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। रेजिस्टेंस हमेशा कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए ये कोई वायर है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो एल है, ठीक। अब आप सेम थिकनेस की, आपको थिकनेस डिस्टर्ब नहीं करना, इसी थिकनेस की जस्ट इससे डबल, इससे बड़ी वायर लेते हैं, ठीक है। सेम थिकनेस की अगर आप डबल वायर लेते हैं, डबल लंबाई की वायर लेते हैं, और इस वाली जो लेंथ एल लेंथ वाली जो वायर है मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस आर है, और अगर आप इसी थिकनेस में वायर की लंबाई को जस्ट डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी जो क्या है, अगर आप 2L लेंगे तो रेजिस्टेंस भी 2R हो जाएगा। यानी जितना आप लेंथ इंक्रीज़ करते जाएंगे उतना रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता चला जाएगा। सेकंड जो फैक्टर होता है दैट इज़ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। यानी कि जो भी कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक। अब देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर जो होता है इसका रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है किसी भी रेजिस्टेंस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। क्रॉस सेक्शन एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के स्टूडेंट। इसका मीन्स क्या है कि अगर आप
क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब है थिकनेस ऑफ वायर। जैसे मान के चलिए ये एक वायर है, ठीक है, ये कैसी वायर है, थिन वायर है, पतली वायर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऐसी वायर ले लें एक, तो यहाँ पर दिख रहा होगा, देखें आप, ये क्या है, थिक वायर है, ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है। ये थिन वायर है, ये थिक वायर है, दोनों की लेंथ अगर सेम है तो अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए इन दोनों वायर्स में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो देखिए अगर थिकनेस जितनी हम बढ़ाते जाएंगे उतना रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। थिकनेस जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतना रेजिस्टेंस क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब थिक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, थिन वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। ओके, अब अगर हम इसको आगे नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हम अगर हम इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लें और इससे पहले जो हमने लिखा था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ज्वाइन करें तो देखिए क्या बन जाएगा, R L अपॉन A। यहाँ से अगर हम इस साइन को रिमूव करें तो ये हो जाएगा R रो L अपॉन A। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नया सिंबल आया है रो, इसे हम इस तरह से RHO रो पढ़ते हैं। अब ये रो क्या है, रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और इट इज़ नॉन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ओके, अब देखिए आप, तो ये रो एक्चुअल में क्या है, तो अगर हम मान लें कि आपके पास एक ऐसी वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। अगर आपके पास कोई ऐसी वायर है, एक ऐसी वायर ले लें हम जिसका लेंथ 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तब इसका जो रजिस्टिविटी होगी वो कितनी होगी। तब आप देखें, अगर हम यहाँ पे इस फार्मूले में इन वैल्यूज़ को रखें तो L के इक्वल 1 रखेंगे, A इक्वल 1 रखेंगे, तो ये एक्चुअल में क्या आ जाएगा, R इक्वल रो, R इक्वल क्या आ गया, रो। यानी कि कुछ केसेस में अगर आप कोई ऐसी वायर लें जिसकी लंबाई 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर है, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के इक्वल ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो रेजिस्टिविटी होती है और रेजिस्टेंस, इनमें फ़र्क क्या है। रेजिस्टिविटी हमेशा एक मटेरियल की होती है, जैसे सिल्वर की रेजिस्टिविटी, और ये फिक्स होती है हमेशा, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स है। जैसे सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.6 × 10⁸ ओम मीटर है, ठीक है। यहाँ पर जो SI यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की, वो ओम मीटर होती है, ठीक है, ये याद रखना आप। तो ये 1.6 × 10⁻⁸ तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी हमेशा क्या रहेगी, यही रहेगी, ये फिक्स है, ठीक है। अगर आप इस मटेरियल से कोई कंडक्टर बनाते हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप सिल्वर की एक वायर ले लें, ठीक है, उसकी लंबाई आप 1 मीटर ले लें, क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर लें, तो उस केस में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। यानी अगर आपके पास सिल्वर की 1 मीटर लंबी वायर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर है, तो उसका रेजिस्टेंस भी इतना होगा, ठीक है, जितना कि रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो मेजर डिफरेंस क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वो किसी कंडक्टर का होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो होती है वो हमेशा एक मटेरियल की होती है, ठीक है, जैसे सिल्वर, कॉपर, आयरन, और ये फिक्स होती है। आपको NCERT के अंदर डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी की एक टेबल आपको दी गई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, उस टेबल को आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात हम करते हैं स्टूडेंट्स, तीसरा जो आपका जो फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, दैट इज़ टेम्परेचर, ठीक है। तीसरा है टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे केसेस में अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस होता है वो भी इंक्रीज़ होता है, और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होता है। लेकिन जो एलॉयज़ होते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की थी, जो नाइक्रोम है, टंगस्टन है, इनका जो टेम्परेचर है वो इनका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर नहीं इंक्रीज़ होता है, ठीक है। फोर्थ जो होता है, दैट इज़ चौथा जो फैक्टर है रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाला, वो है मटेरियल बाय विच इट इज़ मेड अप ऑफ, ठीक है। यानी कि
कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके मटेरियल पर निर्भर करता है जिससे वह बना हुआ है। बाय इट इज़ मेड अप ऑफ, मतलब कोई भी कंडक्टर जिस मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। जैसे मान के चलिए जो सिल्वर है, अगर आप टेबल में देखेंगे सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, यानी कि सिल्वर सबसे कम रेजिस्टेंस लगाता है, यानी सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। देखिए सीधी सी बात है कि अच्छा कंडक्टर किसको मानेंगे, जो सबसे कम रेजिस्टेंस लेगा, है ना, जिसमें जो सबसे कम रेजिस्टेंस लगाएगा उसमें से करंट स्मूथली फ्लो हो जाएगा। तो जो करंट को स्मूथली फ्लो होने देगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, अच्छा कंडक्टर माना जाएगा। तो सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी है वो सबसे कम होती है, इसीलिए इसको अच्छा कंडक्टर माना जाता है। सिल्वर इज़ नॉन एज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो जिससे मटेरियल मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे कॉपर, है ना, उससे थोड़ा और अधिक सिल्वर के बाद आपका आ जाएगा, है ना। तो जैसे कि जो जितना अच्छी जिस मटेरियल से कोई कंडक्टर मिलकर बना हुआ है उस पर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये आज हमने बात की ओम्स लॉ के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में और रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।